Good morning, student. This is Rajesh Srivastava, and you are watching Cinema Classes. Today, I am going to discuss about the uh, first chapter of ninth class, the French Revolution, and its first topic, the its first topic, the French society during the late 18th century. This is first chapter of ninth class. Here टर्म रिवोल्यूशन कम रिवोल्यूशन टर्म जो है आ रहा है, तो रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चैप्टर फ्रांस के बारे में, फ्रांस में एक रिवोल्यूशन हुआ उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है. वी हैव टू स्टडी अबाउट द रिवोल्यूशन विच वाज हेल्ड इन द फ्रांस. बट व्हाट इज रिवोल्यूशन इन लेमन लैंग्वेज और अ जनरल in a general terminology? Revolution means sudden and great change in any existing condition is called revolution. Revolution means sudden and great change in any existing condition कोई भी एग्जिस्टिंग कंडीशन में सडन और ग्रेट चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. ये रिवोल्यूशन आपका जो है, रिवोल्यूशन एक निगेटिव सेंस हो ही नहीं सकता. रिवोल्यूशन का जो होता है, यहाँ पे ग्रेट टर्मिनोलॉजी लगाया गया है, तो रिवोल्यूशन का यहाँ का मतलब होगा कि कोई भी पॉजिटिव चेंज जो सडन हो और बहुत बड़ा हो, महान हो, तो उसको हम रिवोल्यूशन दे सकते हैं. लेकिन मोस्टली इस रिवोल्यूशन टर्मिनोलॉजी को दिया जाता है कि ये गवर्नमेंट की चेंज में इसका ज़्यादा यूज होता है कि एनी एक्शंस विच सडन चेंज द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. ये मोस्टली जो है रिवोल्यूशन टर्म जो है गवर्नमेंट के सेंस में होता है. तो यहाँ पे कोई भी एक्शन जो गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट में चेंज लाके उससे बेटर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करता है, तो रिवोल्यूशन होता है. लेकिन रिवोल्यूशन टर्मिनोलॉजी हम दूसरी टर्म में भी लगा सकते हैं, जो किसी भी चीज़ में एक चेंजेस लाता है, तो उसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं. तो यहाँ पे जो है हम लोग को पढ़ना है द फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है. और रिवोल्यूशन, अगर कहीं कोई घटना रिवोल्यूशन होती है, तो देयर आर मेनी रीजन बिहाइंड ऑफ इट. सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सडन होता है, उसको जानना एकदम ज़रूरी होता है. तो अकॉर्डिंग टू योर प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रेस्क्राइब्ड बुक, योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन इज फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. लेट 18th सेंचुरी का मतलब जो है आपका ये 1750 से लेके 1800 तक के बीच के पीरियड को लेट 18th सेंचुरी बोला जाता है. और इस पीरियड में फ्रेंच सोसाइटी क्या था, इसके बारे में जानना है. तो अब जो है हम टॉपिक पा रहे हैं कि क्या कंडीशन घटा जिसके कारण फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, कौन कौन सी घटना घटी जिसके कारण जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ. तो सबसे पहला जो है, किसी भी रिवोल्यूशन, किसी भी देश के रिवोल्यूशन के बारे में अगर आपको पढ़ना है, तो वहाँ के सबसे पहला कंडीशन जानना होता है कि वहाँ पे सोशल कंडीशन को जाना जाए. तो यहाँ पे आपका टॉपिक भी दिया कि सोसाइटी ड्यूरिंग फ्रेंच सोसाइटी, तो वहाँ के सोशल कंडीशन को जानना जरूरी है कि क्या वजह था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड ऑफ द रिवोल्यूशन इन लेट 18th सेंचुरी इन फ्रांस. लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस में कौन सी स्थिति थी जिसके कारण जो है वो रिवोल्यूशन घटा. तो सबसे पहले जो है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्रेंच सोसाइटी which was present in the late 18th century. तो सोसाइटी जो है, फ्रेंच सोसाइटी के बारे में हम आपको बता दें. यहाँ पे फ्रेंच सोसाइटी, इस फ्रेंच सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन को भी बता देंगे आपको. तो फ्रेंच सोसाइटी लेट 18th सेंचुरी बोलो या बिफोर 1789 के पहले जो है फ्रांस की सोसाइटी 3 पार्ट में बटी हुई थी. ये था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड
थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में फ्रांस की सोसाइटी बैठी हुई थी। फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। अभी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट में कौन कौन से लोग रहते थे, what were their population composition, what were their occupation, what were their privileges in the society, what were their social dominance in the society. We are going to discuss about all these things in this column. First of all, I am going to discuss about the first state. What is first state? What was the first state? First state जो था, it includes clergy. I mean, according to French social tradition, their main work was to do ritualistic work. इनका मेन काम जो था वो रिचुअल था, रिचुअल एंड रिलीजियस। रिचुअल्स का हम जो कर्मकांड, हम लोग के यहाँ जो कर्मकांड होते हैं, पूजा पाठ वगैरह, तो वो रिलीजियस धर्म से रिलेटेड जो है टॉपिक को समझाना इन लोगों का जो है मेन काम था, क्लर्जी था। इसी के एक सेक्शन प्रिस्ट भी बोला जाता था, इन्हीं लोगों को प्रिस्ट भी बोला जाता था। एंड इन द सेकंड स्टेट पीपल कम हु वेर कॉल्ड नोबल्स। ये जो है सेकंड स्टेट में नोबल्स लोग रहते थे और इन लोगों का काम था रेवेन्यू कलेक्शन, एंड इन्हीं में से जो है फ्यूडल सिस्टम, ये लोग फीफ भी कहे जाते थे। इनमें से कुछ लोगों को फीफ भी बोला जाता था, जो फ्यूडल सिस्टम के पार्ट थे। आई विल डिस्कस अबाउट द फ्यूडल सिस्टम। एंड ये सेकंड स्टेट में नोबल्स रहते थे, इनका रेवेन्यू कलेक्शन काम था और ये लोग जो है बहुत ज़्यादा ज़मीन को पोजेस किए हुए थे। थर्ड स्टेट में वो लोग आते थे जो नोबल्स और क्लर्जी के बाद में जितने भी लोग आते थे, चाहे वो आपके टीचर हों, डॉक्टर हो, लॉयर हो, आर्टिसन हो, लेबर, पीजेंट्स, प्रोफेसर, ऑल कम्स अंडर द थर्ड स्टेट। ये आपकी सोसाइटी वहाँ की बैठी हुई थी। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी थे, सेकंड स्टेट में आपके नोबल्स थे एंड थर्ड स्टेट में टीचर, डॉक्टर, लॉयर, आर्टिसंस, लेबर, पीजेंट एंड प्रोफेसर वगैरह जितने भी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में जो नहीं थे वो जो है आपके थर्ड स्टेट में थे। इसके बाद जो है थोड़ा सा मैं पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में बात कर लूँ कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ द फ्रांस इन द लेट 18th सेंचुरी। तो ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ये दोनों मिला के जो है दे कंप्राइजेस 10% पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस। 10% population, they comprises 10% population of the France. And third state having 90% population. इसके पास 90% पॉपुलेशन था और ये लोग 10% पॉपुलेशन को कंप्राइजेस किए हुए थे, मतलब इनके पास 10% पॉपुलेशन था। आफ्टर एक चीज़ और जहाँ पे इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डिस्कस हियर दैट द 10% पॉपुलेशन possesses more than 60% of cultivated land. ये लोग जो है 10% पीपल जो थे वो मोर देन 60% ऑफ कल्टिवेटेड लैंड को पोजेस किए हुए थे एंड 90% पॉपुलेशन पोजेस्ड लेस देन
40% लैंड। और इन लोगों के पास जो है द लैंड दे पोजेस फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट्स वे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टेस्ट। जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो लैंड को पोजेस किए हुए थे वो क्या थे, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स थे, उनको टैक्स उस ज़मीन पे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। और पूरे के पूरे जो है फ्रांस फ्रांस का खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा, फ्रांस की खर्चा जो चलती थी, थर्ड स्टेट बॉर्न करता था, थर्ड स्टेट उसको वियर करता था। थर्ड स्टेट के द्वारा जो दिए गए टैक्स के द्वारा जो है ये पूरा का पूरा फ्रांस का जो भी गवर्नमेंट के मेंटेनेंस में खर्चे होते थे, चाहे वो लड़ाई में खर्चे होते थे, टोटल के टोटल थर्ड स्टेट के पैसे द्वारा खर्च होते थे। ये आपका जो सोशल कंडीशन था। इसके बाद जो मैं थोड़ा आपको इकोनॉमिकल कंडीशन बता दूं। इकोनॉमिकल कंडीशन बताने के पहले आई वुड लाइक टू मेक यू अवेयर अबाउट द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द फ्रांस। पॉलिटिकल कंडीशन फ्रांस का क्या था उसको जानना जरूरी है। उसके बाद अपने आप जो है वी विल मूव टुवर्ड द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ फ्रांस। हम लोग इकोनॉमिकल कंडीशन की तरफ मूव करेंगे। तो पॉलिटिकल कंडीशन क्या था? पॉलिटिकल कंडीशन वहाँ पे पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ फ्रांस क्या था? पॉलिटिकल कंडीशन में फ्रांस में एक एब्सोल्यूट मोनार्की थी। एब्सोल्यूट मोनार्की थी। एब्सोल्यूट मोनार्की के बारे में मैं अभी आपके बारे में बात बताऊंगा। इसके पहले जो पॉलिटिकल कंडीशन जानने के पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 9th क्लास में गए हैं तो 9th क्लास में जो है गवर्नमेंट के एक सिस्टम के बारे में बता दे रहा हूँ जो बार बार आपकी जो है किताब में, आपकी बुक्स में, प्रेस्क्राइब्ड बुक्स में 9th क्लास 10th क्लास में रेगुलर ही आएंगे। थोड़ा सा गवर्नमेंट के बारे में चर्चा कर दूँ कि गवर्नमेंट या रूलिंग सिस्टम किस तरह से पूरे वर्ल्ड में काम करता है उसके बारे में बता दूँ। वेदर इट इज़ पॉलिटिकल साइंस and whether it is a history, you have to be aware about this topic। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में जो है गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में बता दे रहा हूँ। See this topic very carefully because it is very important and very worthful for your upcoming classes and for your knowledge। गवर्नमेंट सिस्टम में जो है पूरे वर्ल्ड में 3 तरह के गवर्नमेंट सिस्टम पाए जाते हैं। एक होते हैं एब्सोल्यूट मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, and third is dictatorship। ये पूरे वर्ल्ड में आज हो या मतलब पुराने ज़माने से लेके और आज तक के जितने भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रहे हैं, जो सरकार रही है, रूलिंग अथॉरिटी रहा है, उसको हम 3 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। पहला जो मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड डिक्टेटरशिप या डिक्टेटोरियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसको जो है हम क्लासिफाइड करते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सेकंड टॉपिक में इन सारे चीज़ों को जानना एकदम ज़रूरी है और पॉलिटिकल साइंस के क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
मोनार्कल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट मोनार्की होता है, एब्सोल्यूट मोनार्की, एंड सेकंड होता है आपका कंस्टिट्यूशनल मोनार्की। कंस्टिट्यूशनल मोनार्की एंड ये एब्सोल्यूट मोनार्की एंड कंस्टिट्यूशनल मोनार्की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दो तरह की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं। एक होते हैं रिपब्लिक होता है और एक होता है मोनार्कियल डेमोक्रेसी होता है। रिपब्लिक डेमोक्रेसी, एक होता है मोनार्कियल डेमोक्रेसी। यहाँ तक जो है अभी आप लोगों ने पढ़ा कि मोनार्कियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट दो तरह के होते हैं, एक एब्सोल्यूट मोनार्की होता है और एक जो है कंस्टिट्यूशनल मोनार्की होता है। तो एब्सोल्यूट मोनार्की होता है कि जिसमें जो है व्हेन देयर इज नो चेक ऑन द पावर ऑफ द किंग इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मोनार्की। राजा के पावर पे कोई चेक ना हो, राजा जो बोले वही शासन हो, उसका बच्चन ही शासन हो, तो डेट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मोनार्की। एंड इसके बाद जो है कंस्टिट्यूशनल मोनार्की। कंस्टिट्यूशनल मोनार्की व्हेन देयर इज अ चेक ऑन द पावर ऑफ द किंग देन द सिस्टम इज कॉल्ड कंस्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जब राजा के पावर पे चेक लगाया जाता है, चेक मतलब उसके पावर को रिस्ट्रेन किया जाता है, उसको बांधा जाता है, तो उसको कंस्टिट्यूशनल मोनार्की बोला जाता है। और राजा के पावर पे कोई चेक ना हो, उस पर कोई भी रिस्ट्रेन ना हो, कोई बाधा ना हो, तो डेट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मोनार्की। जब राजा का वचन ही शासन हो तो उसको क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट मोनार्की होता है। बाहुबली फिल्म का फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि बाहुबली फिल्म में जो है रानी महिष्मती की रानी जो है कहती है कि वचन ही मेरा शासन है। तो वचन, जब रानी का वचन जब वहाँ पे शासन है तो उस राज्य में जो क्या था, एब्सोल्यूट मोनार्की था। जब भी राजा का वचन शासन हो जाता है तो एब्सोल्यूट मोनार्की होता है। And after that, I am going to discuss about the democratic system of the government. And in this democratic system of the government, we divide it into two parts: republic democracy and monarchical democracy. अब रिपब्लिक डेमोक्रेसी होता क्या है, मोनार्कियल डेमोक्रेसी होता क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। रिपब्लिक डेमोक्रेसी होता है कि सबसे पहले यहाँ पे जानना जरूरी है कि किसी भी कंट्री के दो हेड होते हैं। एक हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट मतलब उस स्टेट इज टर्म विच आई एम यूजिंग हियर फॉर द कंट्री, और पॉलिटिकल साइंस के टर्म में स्टेट जो होता है किसी देश के लिए होता है। स्टेट के लिए सोवरेनिटी होनी जरूरी है, और जिस देश में जिस लैंड एरिया में सोवरेनिटी हो उसी को स्टेट बोला जाता है। दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग स्टेट फॉर द कंट्री, नॉट फॉर द particular state is like Bihar and UP, because in political science term Bihar and UP, Bihar, UP, Haryana, West Bengal, like states are not real state, they are unit of India। ये इंडिया की यूनिट है, ये कोई स्टेट नहीं है, बिकॉज फॉर बीइंग द स्टेट वन पर्टिकुलर एरिया नीड्स टू हैव सोवरेनिटी, उसके पास सोवरेनिटी होने की आवश्यकता है। सो इसलिए कारण जो बिहार और उत्तर प्रदेश जो है आपका स्टेट नहीं, इंडिया स्टेट है। तो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दो चीज़ की चर्चा करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस you will be aware about the republic democracy and monarchical democracy. Head of the government, हेड ऑफ द स्टेट किसको बोला जाता है? जैसे इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है, एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये बताने की मेरी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि प्रेसिडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पे जो है पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जब भी जो है when the head of state is elected person,
then that democratic system is called republic democracy. जब हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड पर्सन है तो उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी रिपब्लिक डेमोक्रेसी बोलते हैं जब हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट हमारे क्या है, इलेक्टेड पर्सन है, इस कारण हम उसको रिपब्लिक डेमोक्रेसी बोलते हैं. एंड सेकंड कम्स मोनार्कियल डेमोक्रेसी. तो मोनार्कियल डेमोक्रेसी होता है कि when head of the state is not elected person and they come he come from the hereditary or royal family, then the system of the government is called monarchical democracy. वहाँ पे जो head of the state जो है elected नहीं हो और वो जो है किसी हेरिडेटरी या किसी रॉयल फैमिली से आते हो, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है इलेक्टेड हो, तो वो क्या होता है आपका मोनार्कियल डेमोक्रेसी होता है. इसके लिए जो है यही डिफरेंसेस है रिपब्लिक डेमोक्रेसी और मोनार्कियल डेमोक्रेसी का. अब इसके बाद भी इसका बाइफर्केशन किया जाता है. रिपब्लिक डेमोक्रेसी दो तरह के होते हैं. रिपब्लिक डेमोक्रेसी दो तरह के होते हैं, एक प्रेसिडेंशियल होता है, एक पार्लियामेंट्रियन होता है. तो प्रेसिडेंशियल जो होता है जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों प्रेसिडेंट होते हैं तो उसको प्रेसिडेंशियल बोला जाता है. और आपको जो है पार्लियामेंट्रियन होता है जहाँ हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड पर्सन हो, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट हो और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर हो, तो वो पार्लियामेंट्रियन हो जाता है. और मोनार्कियल में जैसे मोनार्कियल का एग्जाम्पल आपका इंग्लैंड है, जापान है, ये क्या है, मोनार्कियल डेमोक्रेसी है. और रिपब्लिक डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल आपका इंडिया है, यूएसए है, ये रिपब्लिक डेमोक्रेसी है. तो you all have become aware about the what is the difference between monarchical system of the government and democratic system of the government, and absolute monarchy, constitutional monarchy, republic, democracy and monarchical democracy. And last topic comes dictatorship. डिक्टेटरशिप जब एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके जब कोई मिलिट्री वाला जो है अपने सब्जेक्ट के वेलफेयर को नज़रअंदाज करके शासन स्थापित करता है, तो डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट होता है. और मिलिट्री अगर शासन कहीं पर स्थापित करती है तो उसको डिक्टेटर बोला जाता है. उसमें जो है कोई सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम नहीं होता. ये मिलिट्री अगर शासन वहाँ पर स्थापित करती है, जैसे नॉर्थ कोरिया का शासन है. तो नॉर्थ कोरिया में एक डिक्टेटर शासन है, क्योंकि किंग जॉन जो है उसके फादर ने जो है उसने वहाँ पे एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम को ओवरथ्रो करके वहाँ पे कब्जा कर लिया था, तो वो डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट है. ये आपको जानना जरूरी है कि बिकॉज इन सेकंड चैप्टर और इन दिस चैप्टर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए था, इसलिए मैंने इसको बताया. इसके बाद जो है एब्सोल्यूट मोनार्की आता है कि मैं नहीं सॉरी अभी बता रहा था कि पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ फ्रांस. हमने सोशल कंडीशन के बारे में पढ़ लिया, इसके बाद पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ फ्रांस के बारे में पढ़ना है. तो पॉलिटिकल कंडीशन क्या था कि वहाँ पे देयर वाज एक्सिस्टेंस ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की इन फ्रांस बिफोर 1789 के पहले वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की था. और वहाँ पे जो है लुई 16 का शासन था. और लुई 16 came from the Bourbon family. बोबॉन फैमिली से बिलोंग करता था. बोबॉन फैमिली के बारे में बता दो कि बोबॉन फैमिली इज अ रॉयल फैमिली व्हिच emerged in the France, and it not only rule in only France but many more countries of Europe. जैसे बोबॉन फैमिली का इमरजेंस जो हुआ था आपका फ्रांस में हुआ था, लेकिन ये नॉट ओनली फ्रांस में ही ये लोग शासन नहीं करते थे, दे वेर रूलिंग
approximately in Spain, Seychelles and many more countries of Europe. एक बहुत बड़ी मतलब जो है अरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी और इसका शासन जो है फ्रांस में था। लुई 16 जो है का जन्म 1754 में हुआ था एंड when he was of 20 year old he became the king of France in 1774 and in the same year he got married with मैरी एंटोनिटी। मैरी एंटोनिटी से इसकी शादी होती है और जो है इसकी शादी जो होती है मैरी नीटी से इसकी शादी होती है। और ये जो है मैरी एंटोनिटी के बारे में आपको बता दूं कि मैरी एंटोनिटी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, एक बेहद खूबसूरत और लड़की थी। और ये जो है लुई 16 जो था एक फिजिकली फिट आदमी नहीं था। फिजिकली फिट में आई मीन टू से दैट ही वाज हैविंग अ वेरी बल्की फिगर and not a and his exposure is not good. He was not looking at that he belonged from the royal family। रॉयल फैमिली से वो बिलोंग करता, ऐसा लगता भी नहीं था। पुइट निकला हुआ एक बल्कि फिगर वाला आदमी था। अब मैरी एंटोनिटी बहुत खूबसूरत, एक बेहद खूबसूरत लड़की थी और इसकी शादी लुई 16 से होती है। देयर वाज नो म्यूचुअलिटी बिटवीन द लुई 16 एंड मैरी एंटोनिटी एंड इसका ये हुआ कि इन लोगों में ट्यूनिंग नहीं होने के कारण इस शासन अपने ढंग से चलाना चाहती थी और ये शासन अपने ढंग से चलाना चाहता था। इसके कारण वहाँ पे पॉलिटिकल कंडीशन खराब हो गया था। वर्ल्ड हिस्ट्री में मैरी एंटोनिटी को जो है मैडम डेफिसिट के नाम से भी जाना जाता है। मैडम डेफिसिट मतलब घाटे की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है, घाटे की मैडम के नाम से भी जाना जाता है। प्रिंसेस ऑफ द डेफिसिट या मैडम डेफिसिट के नाम से जाना जाता है बिकॉज ऑफ हर एक्स्ट्रा वेजेंट एक्टिविटी। एक्स्ट्रा वेजेंट मतलब अत्यधिक खर्चा करने की एक्टिविटी के कारण उसको जो है मैरी एंटोनिटी को मैडम डेफिसिट जाना जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है फ्यूल खर्च करने वाली औरत थी। अब समझ लो कि खर्चा इतना होता था कि इनके टैक्सेस जो वसूले जाते थे वो खर्चा जो है पैलेस के मेंटेनेंस में खर्चा नहीं हो पाता था और राजा को मजबूरी में जो है बाहर से बैंक से लोन लेना पड़ता था। बैंक वाला और बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो है राजा को पैसा लोन नहीं देते थे, तो बाद में उसको 10% पर मंथ के हिसाब से भी लोन लेना पड़ता था। ये स्थिति थी। और इसके पहले जो है व्हेन ही बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस इन 1774 he found the treasury is impeded। treasury was impeded। ट्रेजरी इम्पिटेड था, खजाना खाली था। क्यों खजाना खाली था कि फ्रांस के जो इसके जो लुई 15 थे, लुई 15 ने अपने अमेरिका को आज़ाद कराने में बहुत पैसा खर्चा कर दिया था, क्योंकि अमेरिका पे इंग्लैंड का शासन था और इसका जो है पुराना दुश्मन, फ्रांस का पुराना दुश्मन इंग्लैंड था। तो इंग्लैंड को बर्बाद करने के लिए इसने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया था, ट्रेजरी खाली था। और उसके बाद से मैरी एंटोनिटी का खर्चा, मतलब खर्चा को कोई जवाब मतलब हिसाब नहीं था। अब समझ लो, मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैरी एंटोनिटी को कभी पसंद आता था कि उसको पसंद आया कि मैं ट्राइबल एरिया में रहूं, तो ट्राइबल एरिया में ही अपने महल के बगल में जो है ट्राइबल विलेज को जो है बसाती थी और वहाँ पे जो 10 दिन 15 दिन रहती थी। उस ट्राइबल विलेज को बसाने में बहुत पैसा एक्सपेंस होता था और फिर 10 दिन के बाद आ जाती थी और ट्राइबल विलेज को उजाड़ दिया जाता था। ऐसा शौक था उसको। तो ये शौक के कारण भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता था। और बहुत सारी ऐसी घटना थी कि एक जो है आपकी किताब में तो नहीं दिया है कि आगे चर्चा होगा तो मैं बताऊंगा मैरी एंटोनिटी के बारे में कि शी डिडंट नो अबाउट द व्हाट इज़ प्रीशियस ब्रेड बटर और केक। क्या महंगा होता है उसको नहीं मालूम था वो, कि ब्रेड महंगा होता है कि बटर महंगा होता है। एक बार जो है
पेरिस के लोग जो है वर्साई पैलेस के सामने इकट्ठा हुए, तो वो आई फ्रंट में आई और बोली कि जो है आप लोग क्यों खड़े हैं। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि हमारे घर में बनाने के लिए रोटी नहीं है, मार्केट में आटा नहीं मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रहा है, ब्रेड नहीं मिल रहा है। तो रोटी नहीं मिल रहा तो तुम लोग केक क्यों नहीं खाते हो? तो बोला केक कहाँ से मिलेगा? तो बोला केक नहीं खाते हो तो बटर खाओ। तो ये समझ लो कि समझने की स्थिति है कि उसको गरीबी क्या है, पैसा क्या है, खर्चा क्या होता है, भूख क्या है, उसको कुछ से मतलब गरीब नाम की कोई चिड़िया उसके बगल से भी नहीं गुजरी थी। तो इस कारण शी डिडंट नो अबाउट द एनीथिंग। मेरी इंटरनेट से शादी हुई 70 इसी साल में हुई थी एंड दे उस पर शासन करते थे। लेकिन हुआ क्या कि पूरा का पूरा जो है इम्पिटी था और इसको मार्केट से जो है आपको पैसा उठाना पड़ता था 10% और इंटरेस्ट पे, और कोई इसको रॉयल फैमिली को पैसा देना पसंद नहीं करता था। वर्साई पैलेस के बारे में बता दूं कि वर्साई पैलेस को मेंटेनेंस करने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, बहुत बड़ा पैलेस था। जब वर्साई पैलेस बना तो उस समय ताजमहल भी बना था, ताजमहल के 30 गुना खर्चा हुआ था वर्साई पैलेस बनाने में। समझ लो कितना बड़ा मैजेस्टिक पैलेस था, और इस मैजेस्टिक पैलेस को मेंटेनेंस के लिए भी खर्चा चाहिए था, और पैसे की स्थिति बहुत ख़राब थी फ्रांस की। इसके बाद से जो है एक ये आपका जो पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बताऊं, और वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की था और कोई भी जो है राजा ही सब कुछ थे। राजा की पावर, राजा के पास जो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी तीनों पावर उसके पास रिसाइड करता था। इसके बाद इकोनॉमिकल कंडीशन बता दूं। इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ फ्रांस। इकोनॉमिकल कंडीशन, हाँ एक चीज़ और बताना था आप लोगों को कि जो है लुई नाम जो है, लुई कोई लोगों का खानदानी नाम नहीं था। 1108 में एक फिलिप के बाद राजा हुए, वो राजा जो है अपने आप को लुई नाम रखना शुरू कर दिया, और लुई वहाँ पे जो है लुई सिक्स से जो है लुई सिक्स से लोग अपना शासन करना शुरू किए। लुई 6 से 16 राजा हुए। लुई इन लोगों का जो है अपने ऐसे शौक से लोग नाम रखे थे। लुई 1108 से लुई का प्रथा नाम का चलता आया, और लगातार ये लुई हर सक्सेडिंग वाला एक बढ़ा के जो है अपने आप को जो है लुई नाम रखते गया था। यहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ फ्रांस बता दूं तो इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ फ्रांस जो था कि जस्ट इसके पहले बताया था कि जो भी कल्टीवेटेड एरिया थे, तो कल्टीवेटेड एरिया में कि जो है 60% लैंड पे जो है फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट का पोजीशन था, एंड 40% लैंड पे जो है 90% पॉपुलेशन का पोजीशन था जो थर्ड स्टेट वाले थे। तो थर्ड स्टेट वाले 90% पॉपुलेशन और 40% लैंड को जो है पोजेस किए हुए थे। ये पॉपुलेशन है थर्ड स्टेट का 90%, और ये लोग पोजेस किए हुए थे। ये जो लैंड पोजीशन था इनका, ये 90% इन लोगों को जो है लगभग जो इनकी अर्निंग होती थी उसका जो है 50 से 55-60% तक इनको टैक्स के तौर पे दे देना पड़ता था। अब टैक्स कैसे देने पड़ते थे मैं आपको बताऊं। यहाँ पे ये जो थर्ड स्टेट वाले को ही टैक्स देना पड़ता था। इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो ज़मीन को पोजेस किए हुए थे, लैंड को पोजेस किए हुए थे, वो ज़मीन लैंड जो था एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स से एग्जम्प्टेड था। और यहाँ पे जो है पहला जो है क्या ये इनको जो है थर्ड स्टेट को ही टैक्स देना पड़ता था और पूरा का पूरा फ्रांस का खर्चा उठाते थे। अब ये 40% लैंड जो पैसा कमाते थे वो टैक्स के तौर पे क्या देते थे। अब मान लो कि किसी की अर्निंग 100 हुई, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू 100 हुआ, जो मान लो कि कोई भी एग्रीकल्चर से कोई भी प्रोडक्ट कमाता है तो उसका मॉनेटरी वैल्यू मतलब मौद्रिक वैल्यू हम बताते हैं कि 100 होता है, तो उसको लगभग जो है 50 रुपया से 60 रुपये तक टैक्स के तौर पे दे देना होता था। एंड वो बचता क्या था 45 से लेके 40% या 50% उसको
बचता था अपने कम्युनी का, और 50 इतना बड़ा टैक्स वर्ल्ड में कहीं कोई नहीं देता था और इनको देना पड़ता था। अब टैक्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे कि एक तिथि होता था टैक्स, एक टैली होता था। इसको टैली इसका स्पेलिंग आपको अलग अलग भी आ सकता है। यहाँ पे जो है कभी आपको कुछ किताब में ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दिस। ये टैली इससे भी आएगा, टैली इससे भी आएगा। तो एक टैली टैक्स होता था। उसके बाद एक मैनोरियल टैक्स होता था। मैनोरियल टैक्स होता था, हाथ टैक्स होते थे, ये बहुत सारे टैक्स होते थे, इनको देना पड़ता था। अब तिथि क्या होता था कि तिथि जो है चर्च को दिया जाता था। मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेट के लोग जो है, परहैप्स आई हैव फॉरगॉटन टू डिस्कस अबाउट दिस इन प्रीवियस बोर्ड में इसको डिस्कस करना भूल गया था कि फर्स्ट स्टेट के लोग जो है चर्च में रहते थे और उस चर्च को मेंटेन करने के लिए उस एरिया के लोगों को जो है चर्च में जो है खर्चा, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए क्लर्जी लोगों के, ये लोग एक तिथि नाम की टैक्स देते थे जो इनकी अर्निंग का 10% होता था। सपोज करो कि यू आर रिसाइडिंग इन ए पर्टिकुलर एरिया एंड योर अर्निंग इज 100 रुपीज़, monetary value of your earning is 100 rupees, then you have to give 10 rupees to nearby church for that for its maintenance। nearby church को 10% आपको अर्निंग देना पड़ेगा उसके मेंटेनेंस के लिए। and after that comes the tally is that also of 10% and it gone to the estate, it had gone to the king के पास जाता था, राजा के पास जाता था। एंड आफ्टर दैट तिथि टैली, इसके बाद मैनोरियल टैक्स आता था। व्हाट कम्स आफ्टर मैनोरियल टैक्स? मैनोरियल टैक्स इज ऑल्सो मेंटेनेंस टैक्स which was given to the manor. Manor is what? Manor is a residential building of the नोबल जिस रेसिडेंशियल बिल्डिंग में रहते थे या फोर्ट में जिस रहते थे उसको मैनोर बोला जाता था। उस मैनोर के मेंटेनेंस के लिए जो है उस नियर सर्कमस्टेंसेस में या उस एरिया में रहने वाले लोग जो है एक टैक्स देते थे जो क्या होता था 10% होता था, लगभग 10% के करीब में भी होता था। उसके बाद हार्ड टैक्स होता था। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस दैट फ्रांस इज सिचुएटेड इन द कोल्ड रीजन एंड उस कोल्ड रीजन में जो है एक सामूहिक चूल्हा जलता था। उस चूल्हा को जलाने के लिए जो है सरकार की तरफ से ब्रेड वगैरह की दुकान लगते थे, उसके लिए टैक्स देने पड़ते थे, उसको खास टैक्स बोलता था। एंड सॉल्ट टैक्स था, बहुत सारे टैक्स थे। तो ये ले दे के जो मोर देन 50% आपके टैक्सेस हो जाते थे। तो ये 40% लैंड पोजेस करने वाले को जो है आपको जो है मोर देन जो भी इनकी अर्निंग होती थी उसका 40% से ज़्यादा जो है 50% से ज़्यादा टैक्स के तौर पे चला जाता था। तो इसका मतलब था कि इनकी स्थिति खराब थी। इसके बाद जो है एक और सोशल कंडीशन में आई वुड लाइक टू डिस्कस थिंग दैट देयर वाज अ सिस्टम ऑफ प्रिविलेज बाय बर्थ इन द फ्रांस में एक प्रिविलेज बाय बर्थ था कि आपका जो है जन्म किसी स्टेट में होता था, अकॉर्डिंग टू योर बर्थ यू विल पोजेस राइट। आप जो है आपके बर्थ के अनुसार आप जो है क्या करेंगे, आपको राइट आपको पोजेस करने को मिलेगा। सपोज करो बिफोर योर बर्थ आपका प्रोफेशन डिसाइड हो जाता था फ्रांस में। आप अगर फ्रांस में जन्म लिए हैं तो फर्स्ट स्टेट में जन्म ले लिए तो आपको जो है जन्म के साथ ही आपको कुछ राइट्स मिल जाते थे, वेदर यू आर डिजर्विंग और नॉट। आप डिजर्व करते हो या नहीं करते हो उस डेट इज़ नॉट ए मैटर, लेकिन आपको जो है उसके अनुसार आपको जो है वहाँ पे राइट्स मिल जाते थे। ये जो है जैसे फर्स्ट स्टेट के लोग हैं, बच्चे जो है ड्रंक कार्ड है और रोड पे पड़ा हुआ है और उस रास्ते से अगर जो है थर्ड स्टेट का कोई आदमी गुजर रहा है तो
उसको जो है उतर के वहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेट के क्लर्जी के बच्चे को, चाहे क्लर्जी जो है ड्रंकार्ड है शराब पी के, उतर के जो है घोड़ा से जा रहा है, प्रोफेसर ही जा रहा है किसी कॉलेज का, तो उतर के जो है सैल्यूट करना पड़ता था। सैल्यूट ज़रूरी था, अगर नहीं करके गया तो दूसरा अगर कोई फर्स्ट स्टेट के देगा तो शाम को मीटिंग बुला के उसको जो है पनिशमेंट दिया जाता था। इट वाज जस्ट लाइक एज ए कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। कास्ट सिस्टम की तरह वहाँ भी प्रिवेल्ड था। उसके बाद नोबेल जो थे, नोबेल क्या वही स्थिति था, उनका डोमिनेंस था। लोग उनको खुश करने के लिए सलाद वगैरह सब लेके जाते थे, बट दे नेवर गेस टू देम, उन पे एक गेस्ट भी नहीं करता, ध्यान भी नहीं देता था, और वो जो है लग्जरियस लाइफ लोग जीते थे। ये स्थिति थी आपकी फ्रांस की। और इसके बाद जो है राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में बता दिया। इसके बाद जो है इकोनॉमिकल कंडीशंस और कैसे बिगड़े इसके बारे में यहाँ पे एक अगला टॉपिक आता है स्ट्रगल टू सरवाइव। यहाँ पे फ्रांस में 1775 टू 1789 फ्रांस की पॉपुलेशन जो है इस 1715 टू 1789 ये 15 करोड़ पॉपुलेशन से जो है 23 करोड़ पॉपुलेशन से 23 मिलियन पॉपुलेशन से ये बढ़ के जो 28 मिलियन हो गया था। क्या हो गया था 1715 यहाँ पे 1715 में फ्रांस का पॉपुलेशन जो है 23 मिलियन था, 23 मिलियन था, और ये जो 1789 में 28 मिलियन हो गया था। पॉपुलेशन का इंक्रीज जो हुआ था वो 5 मिलियन का हुआ था, यानी कि 50 लाख का पॉपुलेशन बढ़ा था फ्रांस का। पॉपुलेशन का ग्रोथ if you compare with the present circumstances, you'll find that it is not enough. It is not enough population which has been increased on the time. उस समय जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ था वो आज के सर्कमस्टेंसेस में बहुत बड़ा पॉपुलेशन नहीं है। इट इज़ बहुत बड़ा पॉपुलेशन नहीं, बट पॉपुलेशन इंक्रीज होता क्या है, अगर ये 1 लाख भी बढ़ता तब भी उसको इंक्रीज मान लिया जा सकता है। क्यों मान लिया जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इंक्रीज, अगर वहाँ पे उसको जो है सरवाइव करने के लिए जो है रिसोर्सेज का डेवलपमेंट नहीं हो तो उसको पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट माना जाता है। तो यहाँ पे जो 1715 में रिसोर्सेज थे फॉर सर्वाइविंग द पॉपुलेशन, 1789 में उसका जो है डिग्रेडेशन ही हुआ, अपग्रेडेशन नहीं हुआ। तो इस कारण 50 लाख पॉपुलेशन के बढ़ने के बाद जो है उसको मेंटेन करना जो है बड़ा मुश्किल हो गया था। और जो है लोगों को जो है जॉब सीकर से ज़्यादा जो है जॉब से ज़्यादा जॉब सीकर लोग हो गए थे, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा था। और इवन जो है वहाँ पे जो है रोज़गार नहीं मिल रहा था। 50 लाख लोगों को जो रोज़गार, छोटा देश है और 50 लाख लोगों को रोज़गार कम हो गए थे, और इसके कारण भी रोज़गार वहाँ पे लोगों को नहीं मिल रहे थे। लोग जो है तबाही मचा हुआ था, और लोगों के बीच में जो है एक पॉपुलिज्म, एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस का दौर, सब्सिस्टेंस क्राइसिस की स्थिति पैदा हो गई थी इस पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, उनको अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जो है अपनी लाइवलीहुड को नहीं चला पाता है तो उसको सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोला जाता है।
कोई भी व्यक्ति अपने रोजी जो लाइवलीहुड के जो मेन जरिया होते हैं, जैसे रोटी कपड़ा और मकान इनको नहीं मिलता है, और वो व्यक्ति जो है सर्वाइविंग के लिए प्रयास करता है, फिर भी वो तीनों चीज़ उसको मेंटेन नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति को सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोला जाता था। फ्रांस में वो सब्सिस्टेंस क्राइसिस थी। यहाँ पे बेसिक नीड्स अगर किसी व्यक्ति का जो है पूरा नहीं होता है तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस के दौर से गुजरने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो फ्रांस के लोग के बेसिक नीड्स पूरा नहीं हो पाता था, ये दौर था वहाँ पे, और इसके कारण जो है ये फ्रांस की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा भयावह हो गई थी। हर घर में बेरोज़गार लोग थे, हर मोहल्ले में बेरोज़गार थे लोग, जो है 3 टाइम का खाना उन लोगों को नहीं मिल पाता था, कपड़ा अच्छे ढंग से नहीं मिल पाता था, ये स्थिति थी फ्रांस की। और इनके द्वारा जो टैक्स लिए जाते थे उसको जो है चर्च, मैनोर और रॉयल फैमिली तीनों जो मिसयूज करते थे, तो इसके कारण लोगों के बीच में जो इंडिग्नेशन, क्रोध की भावना डेवलप हो गई थी, ये था। और जो है और ये कहीं ना कहीं जो है रिवॉल्यूशन के तौर पे जो है उभर के सामने आया। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का आता है कि ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड ambitious to end the privilege. Growing middle class and ambitious and into प्रिविलेज। ये जो है ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड इन्विजन्स एंड एंड टू प्रिविलेजेस, ये टॉपिक ये बताया जा रहा है कि एक मिडिल क्लास का इमर्जेंस होता है, और ये मिडिल क्लास जो है इन्विजन्स करता, प्रयास करता है एंड टू प्रिविलेज, जो जन्म के साथ जो है प्रिविलेज मिले हुए थे, अधिकार मिले हुए थे, उसको ख़त्म करने का प्रयास करता है। अब ये हुआ कैसे? ये रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा जो था, इक्वलिटी के लिए रिवॉल्यूशन लड़ा गया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की सबसे बड़ी जो है देन जो है कि लड़ाई जो लड़ी गई थी वो इक्वलिटी के लिए लड़ी गई थी। वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर पेजेस कोई भरे गए हैं, इतिहास के पेजेस भरे गए हैं, सबसे ज़्यादा किसी टॉपिक पे लिखा गया है, सबसे ज़्यादा जो इंक बर्बाद हुए हैं किसी टॉपिक पे लिखने के लिए, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। आज का जो भी पॉलिटिकल सिस्टम तुम लोग देख रहे हो, इक्वलिटी की बात करते हो, पॉलिटिकल राइट की बात करते हो, इकोनॉमिकल इक्वलिटी की बात करते हो, पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करते हो, डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हो, ऑल दिस नियर अबाउट कम्स फ्रॉम दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब कहोगे कि इसके पहले भी जो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिया गया था, फंडामेंटल राइट अमेरिका में दिया गया था। फंडामेंटल राइट का इमर्जेंस मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन उसको जो है एक इवॉल्व फॉर्म होता है, एक विस्तृत फॉर्म जो होता है, वो आपको जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही मिला था। सो ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड इन्विसेस एंड इंडस्ट्री प्रिविलेज, इसका जो है चर्चा करना है, ये कैसे प्रयास किए इसको जो है प्रिविलेज को ख़त्म करने के लिए। सबसे पहला जो है इन लोग का था कि जो है प्रिविलेज जो मिला हुआ है, प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, प्रिविलेज बाय बेस्ट, प्रिविलेज बाय बर्थ वाला सिस्टम को ख़त्म करने के लिए प्रयास किए। ये मिडिल क्लास के इमर्जेंस के पहले भी जो पीजेंट्री लेबर क्लास ने रिवोल्ट किया था, थोड़ा बहुत उनका रिवोल्यूशन था, रिबेलियन था, लेकिन उसको शांत कर दिया गया। एक जो है आपके 1750s के करीब में पूरे यूरोप में एक नए कम्युनिटी का इमर्जेंस होता है, जिस मिडिल क्लास फैमिली है।
मिडिल क्लास फैमिली उसको बोला जाता है। जैसे जनरल टर्म में देख लो कि 6 महीने साल भर अगर जो है किसी जो है शख्स आपको अगर खाने का अगर कोई उनकी रोजी व्यवस्था बात जो है रोजी रोटी का सिस्टम ख़त्म हो जाता है तब भी वो लोग जो है सरवाइव कर लेते हैं, उनको मिडिल क्लास बोला जाता है। तो मिडिल क्लास फैमिली वाज बाई प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का दिन था और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद एक मिडिल क्लास फैमिली का इमरजेंस हुआ। वो कौन थे? सैलरी बेस्ड काम करने वाले लोग थे जो इनकी सेविंग हो जाती थी, कुछ ना कुछ पैसा सेविंग हो जाती थी, वो मिडिल क्लास थे। और उनका क्या था कि एक लाइफ फिक्स लाइफ था, रूटीन वर्क में काम करते थे। रूटीन वर्क में काम करने के कारण जो है उनको टाइम मिलता था, स्पेयर टाइम मिलता था, वो लोग किताब भी पढ़ना शुरू किए थे। तो ये मिडिल क्लास का इमरजेंस होता है। और मिडिल क्लास फैमिली जो है, ये मिडिल क्लास फैमिली जो है क्या करना सोचना शुरू करती है, इक्वलिटी की बात ये लोग सोचना शुरू कर देते हैं। अब इक्वलिटी की बात कैसे होती है? प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, ये लोग पैसा कमा के और विद्वान बनते हैं लेकिन इनको इक्वलिटी नहीं मिल पाती है। तो इक्वलिटी की लोग बात करना शुरू करते हैं। और इसमें जो है not only the salary based persons came under the middle class but merchants, traders, वो लोग भी जो मिडिल क्लास की श्रेणी में थे। तो ये लोग जो इक्वलिटी की बात इनके भीतर आती है, इस लोगों के बीच में जो है इक्वलिटी की बात, गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए इसकी बात, ये इमर्ज कैसे होता है। तो इमर्ज होने के पीछे जो है मैं बता दूं कि एक क्लब का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद क्लब का फॉर्मेशन होता था, लोग वहाँ पे मिलते थे और वहाँ पे जो है पॉलिटिकल बात होती थी। इसमें जो है उस ज़माने के राइटर्स लोग जो है, राइटर्स लोग की किताब का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था, जो लोगों के दिमाग को मोल्ड कर दिया था, उसको दिमाग को जो है कहीं ना कहीं जो है अपने राइट्स के प्रति, अपनी इक्वलिटी के प्रति जो उनको जो है मोल्ड कर दिया था या परिवर्तित कर दिया था। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले 3 राइटर की बात आती है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कहीं ना कहीं एक शेप देने का काम किया, जिससे फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर हुआ। सबसे पहले आता है लॉक का नाम आता है। इसके बाद जो है राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसोफर इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फिलोसोफर का क्या कंट्रीब्यूशन था। तो in whole process we come across the 3 philosophers which philosophy casted a good impact on the people of the France। और उसमें सबसे पहले नाम आता है जॉन लॉक का, जीन जैकब्स रूसो एंड मोंटेस्क्यू का आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन लॉक ने एक किताब लिखी जिसका प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा लोगों, वहाँ के लोगों के पढ़ा। उसने किताब लिखी थी, ही हैड रिटन द बुक 2 treatises ऑफ द गवर्नमेंट। इन द 2 treatises ऑफ गवर्नमेंट लॉक डिफ्यूटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। और डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, व्हाट वाज द डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप? अकॉर्डिंग टू डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, king is not a gentleman or layman people. He is a special person which has been sent by the God. राजा जो होता है वो आम आदमी नहीं होता है, जनरल मैन नहीं होता है। वो जो होता है वो एक स्पेशल पर्सन होता है जो भगवान के द्वारा भेजा गया होता है। एक डिवाइन थ्योरी वो यूरोप में पूरा काम कर रही थी, उसको जो है जॉन लॉक ने डिफ्यूट किया। और डिफ्यूट किया और बोला कि जॉन लॉक ने बोला कि राजा जो है कोई स्पेशल पर्सन नहीं होता, किंग इज नॉट ए स्पेशल पर्सन, ही इज लेमैन, जनरल मैन होता है। और वो कुछ स्पेशल कंडीशन के आधार पे राजा बन जाता है, तो वो क्या बोलते हैं, जनरल मैन से कोई डिफरेंट नहीं हो सकता। तो इस आधार पे जो है राजा के बीच राजा का जो स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ था उसको उसने डिफ्यूट किया और डिवाइन थ्योरी ऑफ द किंगशिप को डिफ्यूट किया। तो लोगों को लगा कि नहीं, राजा भी हमारी तरह ही एक आदमी है। इसके बाद जो है रूसो ने एक किताब लिखा था। रूसो हैज रिटन अ बुक द सोशल कंट्रैक्ट। सोशल कंट्रैक्ट लिखा था और इसको अकॉर्डिंग टू सोशल कंट्रैक्ट देयर इज ए कंट्रैक्ट बिटवीन सब्जेक्ट एंड
the subject and the king, or according to that context, king should have to work and सब्जेक्ट हैव टू वर्क। अगर सब्जेक्ट जो है राजा को टैक्स नहीं देता है तो राजा को पनिश करने का अधिकार है प्रजा को, अगर प्रजा को सब्जेक्ट को पनिश करने का अधिकार है। अगर प्रजा जो है, अगर राजा उनके वेलफेयर का काम नहीं करता उस टैक्स को लेके, तो सब्जेक्ट को ये राइट मिलता है कि उस किंग को डिथ्रोन कर दे, हटा दे। और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था। और जब भी जो है कोई राजा अगर लग्जरियस लाइफ में टैक्स से लिखे हुए पैसों को यूज करता है तो प्रजा का, इस सब्जेक्ट का ऑथोरिटी बनता है, अधिकार बनता है कि उस राजा को ओवरथ्रो कर दे। इस रूसो का भी प्रभाव जो है लोगों पे बहुत ज़्यादा पड़ा। नेपोलियन ने रूसो के बारे में कहा था कि अगर फ्रांस के रिवॉल्यूशन रूसो नहीं होता तो फ्रांस का रिवॉल्यूशन नहीं हुआ रहता, क्योंकि जितने भी फिलोसफर थे, चाहे लॉक हो, मॉन्टेस्क्यू हो, उसमें सबसे ज़्यादा रूसो का प्रभाव जो लोगों पर पड़ा। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने लोगों के दिमाग को, उनकी जो है मेंटालिटी को मोल्ड कर दिया, एक इवॉल्वमेंट लाने का काम किया। कौन सा? रूसो की फिलॉसफी ने। इसके बाद जो है एक राइटर थे मॉन्टेस्क्यू ने किताब लिखा द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो स्पिरिट ऑफ लॉ के अनुसार जो है उन्होंने कहा कि पावर शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन वन बॉडी, वेदर इट इज किंग और मोनार्क। कोई भी मोनार्क या किंग हो, उसके अंदर जो है पावर का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट की पावर का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। पावर ऑफ गवर्नमेंट शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 organ of the body, that is legislative, executive and judiciary। इसने कहा कि पावर जो है, सरकार का जो पावर जो है, वो गवर्नमेंट की पावर को जो है 3 ऑर्गन में इसको डिवाइड कर देना चाहिए। एक लेजिस्लेटिव बॉडी में, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी में और जुडिशरी बॉडी में। व्हाट इज लेजिस्लेटिव बॉडी? लेजिस्लेटिव बॉडी इज अ बॉडी विच फॉर्म द लॉ, एग्जीक्यूटिव बॉडी विच इम्प्लीमेंट द लॉ एंड जुडिशरी विच रिव्यू द लॉ। इसमें इसका डिवीजन होना चाहिए। और इस मॉन्टेस्क्यू के फिलॉसफी के आधार पर जो है अमेरिका में जब 13 कॉलोनी जो है जब इंडिपेंडेंट हुए तो दे फॉर्म्ड द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू philosophy, and in America legislative, executive and judiciary power has been divided into 3 different organ of the body, organ of the government में डिवाइड हुआ और वहाँ पे सरकार बनी अमेरिका में पहली बार। अब इन फिलोसफर का जो है लोगों पे प्रभाव पड़ा। इस फिलोसफर की बात को जो है लोग क्लब में, सैलून में, कॉफ़ी हाउस में, रेस्टोरेंट में या किसी प्लेस के माध्यम से लोगों को बताना शुरू कर दिए थे। हर जगह इन्हीं फिलोसफर की बात होती थी, इनकी फिलोसफी की बात होती थी। जो इलिटरेट पीपल थे वो लोगों ने जो है उन लोगों को, जो लोग इनकी फिलोसफी को पढ़ के सुनाते थे, लाउडली पढ़ के सुनाते थे, जिससे क्या हुआ कि वहाँ के लोगों को जो है मानसिकता टोटल की टोटल मेंटालिटी चेंज हो गई। और जो राजा के खिलाफ जो है सरकार के खिलाफ या एब्सोल्यूट मोनार्की के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी। ये रहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के होने के कारण। आपको मैंने 4 कारण बताया। पहला जो है सोशल कंडीशन ऑफ फ्रांस, political condition of France, economical condition of France, and after that in last contribution of philosophers in the French Revolution। ये कंडीशन थे। इसके आधार पे जो है पॉलिटिकल कंडीशन के आधार पे, इकोनॉमिकल कंडीशन के आधार पे, सोशल कंडीशन के आधार पे और फिलोसफर के बात के आधार पे जो है तो लोगों का दिमाग जो है मोल्ड हुआ और वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। और इसके बाद जो है आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और टिल देन बाय बाय। Before leaving our class, I would like to suggest you to like, share and subscribe my channel. Thank you very much for watching this.